तो छात्र देखेंगे कक्षा 12th में अर्थशास्त्र में एमपी बोर्ड में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, बजट की परिभाषा दीजिए या सरकारी बजट की परिभाषा दीजिए या सरकारी बजट से क्या आशय है। सरकारी बजट, तो सरकारी बजट की हम एक सामान्य सी परिभाषा देंगे। सामान्य रूप से क्या होता है, सरकार देश में क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार की जो साल भर की आय होती है और उस आय को प्राप्त करके सरकार कहाँ व्यय करना चाहती है, इसके लिए सरकार अपनी नीति पहले ही, अपना प्लान पहले ही बजट के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यानी सरकार कहाँ से आय प्राप्त करेगी और कहाँ पर कितनी आय व्यय करेगी, तो ये पहले से वो अपनी नीति स्पष्ट करती है, पहले से अपने उद्देश्य निश्चित करती है, प्रकट करती है, वो करती है बजट के माध्यम से। तो ऐसे ही हम क्या परिभाषा देंगे, बजट का आशय उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु यहाँ पर हम सामान्य रूप से 1 वर्ष मानेंगे। 1 वर्ष निश्चित समय अवधि है, लेकिन कितना है, 1 वर्ष। तो एक निश्चित समय अवधि हेतु देश के आय एवं व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है। तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु देश के आय एवं व्यय का, व्यय माने खर्च, तो आय एवं व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है, जिसे सरकार का वित्त मंत्री, अब ये जो बजट होता है, ये जो दस्तावेज होता है, उसे सरकार का मंत्री संसद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। तो ये बात हो गई क्या कि बजट क्या होता है। एक वो दस्तावेज होता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु देश के आय एवं व्यय का, देश कौन चलाता है, सरकार, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार के आय एवं व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है, जिसे सरकार का वित्त मंत्री संसद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। तो बजट की और भी परिभाषाएं हैं, आप यहां वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है, सरल। इसी के आधार पर हम बजट की कुछ विशेषताएं बताएंगे। तो बजट की विशेषताएं क्या होती हैं, बजट का आधार रोकड़ राशि होती है। तो सरकार क्या करती है, जब बजट बनाती है तो सभी विभागों के आय एवं व्यय के आंकड़े मंगवाती है, और काय में मंगवाती है, रोकड़ के रूप में, यानी कि रुपयों के रूप में, नकद के रूप में। इस प्रकार से बजट की जो भी मदें होती हैं, जो भी राशियां होती हैं, वो काय में होती हैं, रोकड़ में होती हैं। तो इस प्रकार से बजट में जितनी भी मदें होती हैं, उनमें जो उनकी राशि होती है वो रोकड़ में होती है। अगला पॉइंट है बजट अवधि। तो प्रत्येक बजट की अवधि, निश्चित अवधि होती है, और वो होती है 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित होता है, बजट हमेशा 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित होता है, 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। अगली विशेषता क्या है, अनुमानित एवं पारिमाणिक या संख्यात्मक। तो बजट में जो भी आंकड़े होते हैं, चूंकि पहले उनका अनुमान लगाया जाता है या पूर्व अनुमान लगाया जाता है, इसलिए अनुमानित आंकड़े होते हैं। और पारिमाणिक होते हैं, पारिमाणिक का मतलब होता है संख्या में, संख्यात्मक, संख्या में होते हैं, यानी कि अंकों में होते हैं, अंकों में। और अगली विशेषता है मदों के प्रकार। बजट में केवल 2 प्रकार की मदें होती हैं, राजस्व मदें एवं पूंजीगत मदें। राजस्व मदें कौन सी होती हैं, जिनके माध्यम से पैसा या तो आता है या जाता है साल भर में 1 बार जरूर, और साल भर में बार बार।
परंतु पूंजीगत मदें वे मदें होती हैं जिनसे आय या व्यय एक बार होती है और वो फिर दोबारा अगले कई वर्षों तक के लिए नहीं होती। जैसे ऋण, ऋण पूंजीगत मद है। और कर, चूंकि सरकार को कर हर मंथ भी मिलता है, 3 माह में भी मिलता है और हर वर्ष भी मिलता है। क्योंकि कर तो साल भर की आय पर लगता है, इसलिए साल भर में एक बार जरूर मिलता है। टैक्स, आय के रूप में सरकार को क्या मिलता है? टैक्स। तो टैक्स है जो वो की राजस्व मद है। वो कौन सी मद है? राजस्व मद। और पूंजीगत मद क्या है? जैसे ऋण, सरकार एक बार ऋण प्राप्त करती है या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को या दूसरों को ऋण देती है साल भर में एक बार, तो वो पूंजीगत मद होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की मदें ही सरकारी बजट में होती हैं। ये 2 प्रश्न हो गए। एक बजट, सरकारी बजट की परिभाषा और दूसरा बजट की विशेषताएं। तो देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कभी कभी 2 नंबर में आ सकता है, बजट के उद्देश्य बताइए। तो सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं? चूंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए शासन करती है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता की ओर से, तो देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तो जनता के प्रति हिसाबदेहिता क्या रखती है? अकाउंटेबिलिटी रखती है, हिसाबदेहिता रखती है, यानी कि हिसाब देना होता है। तो पहला उद्देश्य बजट का क्या होता है? हिसाबदेहिता। सरकार जनता के सामने अपना एक हिसाब किताब बजट के माध्यम से पेश करती है। तो ये पहला उद्देश्य हो गया। बजट प्रस्तुत करने का पहला उद्देश्य क्या होता है? जनता के लिए हिसाब देना, अन्य सभी पक्षों के लिए हिसाब देना। दूसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियंत्रण करना संभव। तो बजट के द्वारा सरकार वस्तुओं के उत्पादन पर, उन लोगों की आय पर कर लगाती है। क्या करती है? कर लगाती है। तो इस प्रकार से आर्थिक नियंत्रण एवं जो सरकारी कोष होते हैं उनका सही उपयोग करना, आर्थिक विकास के लिए उपयोग करना। तो ये आर्थिक नियंत्रण करना एक प्रकार से हो गया बजट का उद्देश्य, बजट का दूसरा उद्देश्य। अब बजट का तीसरा उद्देश्य देखो, राजकोषीय उपकरण। बजट प्रस्तुत करना यानी कि एक प्रकार का जो राजकोष होता है, राजकोष, राजकोष यानी कि सरकार का खजाना या सरकारी खजाना, उसका किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, तो उसके लिए एक उपकरण का कार्य करता है बजट। तो बजट सरकारी कोष का एक उपकरण है कि आय को किस प्रकार से व्यय किया जाना चाहिए। तो ये एक शक्तिशाली उपकरण होता है बजट। बजट राजकोष का एक शक्तिशाली उपकरण होता है। और भी होते हैं बजट के उद्देश्य। अगला क्या है? आर्थिक स्थिरता लाना। तो देश में गरीब वर्ग के लिए बजट में कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे उनको भी आय का हिस्सा प्राप्त हो, राष्ट्रीय आय का हिस्सा प्राप्त हो और गरीब वर्ग के जीवन में आर्थिक स्थिरता आए और देश में भी, अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक स्थिरता आए। और सबसे बड़ा आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है कि बाजार चक्र ना आए, व्यापार चक्र ना आए, व्यापार चक्र, तेजी और मंदी,
तेजी क्या होती है? मांग ज्यादा, और मंदी क्या होती है? मांग कम। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र ना आए, बजट के माध्यम से सरकार इस आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश करती है, या बजट का मुख्य उद्देश्य होता है देश में आर्थिक स्थिरता लाना, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाना। और बजट के और क्या उद्देश्य होते हैं कि जो बजट है वो योजनाओं से संबंधित हो और योजनाओं का सही तरीके से परिचालन हो रहा हो। तो बजट में इस तरीके से प्रावधान रखे जाते हैं जो योजनाओं से संबंधित हों। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, या अच्छा बजट वही कहलाता है जो योजनागत हो या योजनाओं से संबंधित हो। योजनाओं का समुचित परिचालन परिपालन उसमें प्रावधान रखा गया हो, योजनाओं के लिए प्रावधान रखे गए हों, ऐसा बजट एक अच्छा बजट माना जाता है। तो ये बजट के कुछ उद्देश्य हैं। तो एक बार देखेंगे, विकल्प में पूछा जाता है बजट की मदें। तो बजट की जो मदें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, राजस्व मदें और पूंजीगत मदें। तो अब चूंकि बजट में हम अगर एक साथ बात करें तो प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां होती हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ऐसे ही हम अगर इसके आगे की बात करें, इसके आगे की, तो ये चूंकि प्राप्तियां और प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां, और इन दोनों का योग कुल प्राप्तियां, 1 और 4 का योग कुल प्राप्तियां। ऐसे ही ये केवल प्राप्तियां हैं, तो हम इसके आगे की बात करें तो वो होता है व्यय। क्या होता है वो? व्यय। और वो भी दो प्रकार का होता है, उसको हम क्रमांक देंगे 9। 9 क्रमांक कैसे देंगे? राजस्व व्यय। क्या नाम देंगे? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। और 9 के अंदर फिर 8 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। और ये जो व्यय होता है वो होता है गैर योजनागत। ये कॉलम हो जाएगा क्रमांक का, और ये हो जाएगा मदें। गैर योजनागत व्यय, खर्च तो कर रही सरकार लेकिन योजना पर व्यय नहीं कर रही, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 9वीं मद। और 10वीं मद क्या होगी? 9 हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 10वीं मद। तो 10वीं मद हो जाएगी राजस्व खाते पर, राजस्व खाता। और 11वीं मद हो जाएगी पूंजीगत खाते पर। देखो, सरकार ऐसे व्यय करती है, ऐसे गैर योजनागत व्यय करती है जिनसे सरकार की किसी संपत्ति की वृद्धि नहीं होती, यानी संपत्ति में वृद्धि नहीं होती, तो वो राजस्व खाता या राजस्व खाते पर व्यय कहलाता है। जबकि यदि सरकार ऐसे मद पर व्यय करे कि सरकार की किसी संपत्ति में वृद्धि हो, तो वो व्यय कहलाता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। और भी ये आगे हम 12वें पॉइंट की बात करेंगे, जो होता है, फिर शुरू होता है योजनागत व्यय। क्या होता है? योजनागत व्यय। योजनागत व्यय। और योजनागत व्यय कहां कहां हो सकता है? राजस्व खाते पर, राजस्व खाते
पर, और 14 नंबर पूंजी खाते पर। पूंजी खाते पर। और हम क्या करेंगे, 15 नंबर जो बनाएंगे वो बनाएंगे दो चीजों से जोड़कर, 9 + 12, एक ये और एक ये, और इसे क्या कहेंगे, कुल व्यय। कुल व्यय। और ये भी क्या होता है, 16वां पॉइंट होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। और 17वां नंबर होता है पूंजीगत व्यय। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्व व्यय मतलब राजस्व प्राप्त, यानी कि हमने ये प्राप्तियों की मदें दी हैं यहां तक, और ये यहां व्यय की मदें दी हैं। प्राप्तियां और ये व्यय, ये आय की मदें हैं और ये प्राप्तियों की मदें हैं। आय कितने प्रकार की है, राजस्व आय है और पूंजीगत आय है। राजस्व आय ऐसी आय जो साल भर में एक बार या बार बार प्राप्त होती है, तो वो कर के रूप में भी होती है और गैर कर के रूप में भी होती है। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो वर्ष में एक बार प्राप्त हो जाती हैं लेकिन अगले कई वर्षों तक प्राप्त नहीं होती, जैसे ऋणों की वसूली। ऋण की वसूली एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अन्य प्राप्तियां यानी ऋणों जैसे, और उधार व अन्य देयताएं, तो उधार से भी प्राप्त होता है या अन्य देयताओं से भी प्राप्त होता है, लेकिन वो कई वर्षों के लिए होता है, इसलिए पूंजीगत। और यदि हमने राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ दी तो कुल प्राप्तियां हो जाएगी। और ऐसे ही आप व्यय की बात कर लेते हैं, खर्च की बात कर लेते हैं। तो सरकार क्या करती है, 9वें नंबर पर देखो, गैर योजनागत व्यय करती है, जो कि राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। और योजनागत व्यय करती है तो वो भी राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। यदि हम गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय को जोड़ लें तो हमें कुल व्यय प्राप्त हो जाएगा, कुल खर्चा सरकार का प्राप्त हो जाएगा। और वो दो रूप में होगा, कुल खर्चा राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय में। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बजट की मदें थी। इनमें से विकल्प कहीं से भी आ सकता है। विकल्प कैसे आ सकता है, निम्न में से राजस्व प्राप्ति है तो कर राजस्व यानी कि कोई भी टैक्स दिया रहेगा वो राजस्व प्राप्ति है। और यदि दिया रहेगा कोई ऋण या कोई संपत्ति से बेचने से तो वो कहें कौन सी कहलाएगी, पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति साल भर में एक बार या बार बार प्राप्त होती है। पूंजीगत प्राप्ति किसी एक वर्ष में प्राप्त होती है और अगले कई वर्षों तक प्राप्त नहीं होती, स्थिर प्रकृति की होती है। तो इस तरीके से ऐसे ही व्यय होते हैं। राजस्व व्यय हर साल करने पड़ते हैं और हर वर्ष करने पड़ते हैं, और किसी भी संपत्ति, सरकार की किसी भी संपत्ति में वृद्धि नहीं होती, जबकि पूंजीगत व्यय करने से सरकार की किसी संपत्ति में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जैसा प्रश्न है वैसे आप अपना अंदाजा लगा के कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न, बजट के प्रकार बताइए। तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा कि बजट के प्रकार बताइए, लेकिन जो बजट के प्रकार होते हैं उससे सीधा प्रश्न आएगा। तो बजट दो प्रकार का होता है, संतुलित बजट, संतुलित बजट, और दूसरा असंतुलित बजट। तो संतुलित बजट का मतलब होता है सरकार की आय और व्यय कैसे हैं, बराबर हैं। आय और व्यय कैसे हैं, बराबर है। लेकिन असंतुलित बजट में क्या होता है, जब सरकार आय एवं व्यय में असमानता यानी समानता प्रकट नहीं करती है तो वो असंतुलित बजट कहलाता है। और ऐसा बजट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आधिक्य बजट,
क्या होता है? आधिक्य बजट। और दूसरा होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट। अब आधिक्य बजट क्या होता है? आय का व्यय पर आधिक्य। क्या चीज? आय का व्यय पर आधिक्य, मतलब आय ज्यादा है व्यय से। आय ज्यादा है व्यय से। ये निशान काय का बना है? आय ज्यादा है व्यय से, या आय अधिक है व्यय से। आय ज्यादा है व्यय कम है, तो कौन सा बजट हो जाएगा? आधिक्य बजट। और घाटे के बजट में क्या होता है? उल्टा होता है। आय कम होती है, व्यय ज्यादा होते हैं। आय कम है व्यय से, यानी सरकार का ऐसा बजट जिसमें आय कम हो, यानी कि सरकार की प्राप्तियां कम हो, व्यय ज्यादा हो, खर्चे ज्यादा हो, तो घाटे का बजट कहलाता है। यानी कि व्यय ज्यादा कर रही है सरकार, उतनी आय नहीं है। तो इस तरीके से ये बजट के प्रकार हैं, और इसी से विकल्प के क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घाटे के बजट के उद्देश्य बताइए, या इससे क्या आशय है। तो ये प्रश्न हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस यूनिट के अभी और भी सवाल रह गए हैं, या और भी क्वेश्चन रह गए हैं। ये यूनिट का नाम क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था।